एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट कंप्लीट करवाया था। तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बाद में मैंने जो आपको फंक्शंस बताए थे, एज आई टोल्ड यू कि ये जितने भी फंक्शंस हैं वो कॉमन फंक्शंस हैं फॉर मोस्ट ऑफ द लिस्ट क्लासेस। तो जैसे हमने एरे और लिंक लिस्ट किया था ना, ऐसे ही जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमें 2 और क्लासेस मिलती हैं जो कि लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लासेस हैं। तो कौन कौन सी क्लासेस हैं? एक आती है स्टैक क्लास, ठीक है, और एक आती है वेक्टर क्लास। अब स्टैक और वेक्टर करते क्या है, इनको समझने के लिए ना हम लोग एक काम करते हैं, नोट्स में आ जाते हैं। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर भी किए हुए। तो 2 क्लासेस आती हैं, एक आती है स्टैक और एक आती है वेक्टर। ओके, तो स्टैक और वेक्टर कैसे काम करती है वो देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, फंक्शंस तो हमारे आई थिंक सारे ही हो गए थे लास्ट क्लास में। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन देम यू कैन आस्क मी आल्सो देयर। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। अब देखो वेक्टर क्या है। वेक्टर इज आल्सो अ डायनामिक एरे जो कि एलिमेंट्स को स्टोर करता है। बेसिकली कहा जाए तो ये एरे लिस्ट के सिमिलर है, मतलब ये कह लो कि ये एरे लिस्ट का आगे सब है, सब ऑप्शन है। एरे लिस्ट पहले आया था, वेक्टर बाद में आया था। एरे लिस्ट के साथ में फंक्शंस थोड़े से कम अवेलेबल है एज कंपेयर टू वेक्टर, राइट। तो बेसिकली ये सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करता है। सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने का मतलब होता है कि अगर आप इसको इसके किसी भी टास्क को यूज कर रहे हो तो जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा कोई दूसरा आके उसको यूज नहीं कर सकता। ओके, एंड इट कंटेन्स मेनी मेथड्स, मतलब इसमें ये कह लो कि एरे लिस्ट से ज्यादा मेथड सपोर्ट होते हैं। अगर आप वेक्टर का कंस्ट्रक्टर ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग वेक्टर का एनिमरेशन, मतलब इंटरफेसेस होते हैं उसका भी बना सकते हो, साइज भी दे सकते हो पहले से वेक्टर का, साइज के साथ में एक इंक्रीमेंट वैल्यू भी दे सकते हो और किसी कलेक्शन को भी ले सकते हो। अब इनका यूज क्या होता है ना, इसको हम समझेंगे यहाँ पे वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और एक न्यू क्लास बनाते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं वेक्टर डेमो। अब देखो, अगर आप लोग कभी भी वेक्टर क्लास को बनाते हो, मैम हाँ जी, शेयर द स्क्रीन प्लीज। ओके ओके ओके, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में, मे बी देयर सम इशू। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके गुड, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वेक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। तो जब आप लोग वेक्टर को क्रिएट करते हो तो यहाँ पे वेक्टर का कोई भी एक टाइप ले सकते हो, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, इंटीजर, ठीक है। और इसको भी मैं लास्ट नेम दे दूँ list1 इक्वल्स टू न्यू करके हम एक वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। अब देखो वेक्टर आप अगर ऐसा बनाते हो तो वेक्टर के अंदर हमने कोई साइज नहीं दिया। यहाँ पे जब आप एक वेक्टर को क्रिएट करते हो तो उसका जो साइज होता है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा list1 डॉट साइज, तो ये साइज बताएगा। अब आपको पता है एवरी वेक्टर हैज अ कैपेसिटी आल्सो, मतलब ये चीज आपको एरे लिस्ट के साथ में नहीं मिलती थी, वहां पर कैपेसिटी नहीं होती थी। कैपेसिटी होता है कि ये ओरिजिनली जब एक वेक्टर को क्रिएट करता है तो कितनी मेमोरी लोकेशंस को रिजर्व करेगा इस वेक्टर के एलिमेंट्स के लिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कुछ मेमोरी लोकेशंस जो है वो रिजर्व हो जाती है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो कितनी लोकेशंस रिजर्व होती हैं, बिकॉज अभी तो हमने कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं किया। और अगर मैं ऐसे में एक तरफ देख रही हूँ साइज और एक तरफ देख रही हूँ कैपेसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या दिखाता है, रिजर्व स्पेस फॉर वेक्टर। स्पेस का मतलब ये नहीं है कि ये मेमोरी दिखाएगा, ठीक है। लाइक स्पेस का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कितने स्टोर कर सकते हो। अब अगर मान लो मैं इतने में ही इसको रन करती हूँ तो इनिशियली लेट्स सी, देखो साइज कितना है 0, क्योंकि अभी तक हमने एक भी वैल्यू वेक्टर में सेव नहीं किया। बट बाय डिफॉल्ट इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। मतलब ये 10 एलिमेंट्स का स्पेस रिजर्व कर लेता है और उसमें आप 10 वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया इतना साइज में और कैपेसिटी में डिफरेंस क्या होता है? यस Yes, ma'am. ओके गुड।
तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास जब साइज और कैपेसिटी आ जाती है तो एक तो होता है वेक्टर आपका इस तरीके से बनेगा, दूसरा वेक्टर अगर मान लो मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ, लेट्स क्रिएट अनदर वेक्टर इंटीजर टाइप आल्सो list2। अब इस वेक्टर को अगर मैं एक इनिशियली साइज देती हूँ तो ये इसका साइज नहीं होता, एक्चुअली इसकी कैपेसिटी होती है। अगर आप इसके बाद इसको दोबारा से देखते हो, मतलब मैं यहाँ पर जब आती हूँ तो मैं list2 का साइज और कैपेसिटी को अगर चेक करती हूँ, ओके, तो देखो इनिशियली जो वैल्यू हम देते हैं दैट इज द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर। तो इस बार क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं यूज किया, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दिया। तो ये वैल्यू क्या बन गई, इस वेक्टर की इनिशियल कैपेसिटी बन गई कि मुझे 10 स्पेस नहीं चाहिए, मुझे 5 स्पेस का वेक्टर इनिशियली बनाना है। बाद में जब वैल्यू आएंगी ऑटोमेटिकली इसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो दो वेक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट किए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं एक लूप चला देती हूँ 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 10 तक, और यहाँ आकर हम लोग क्या करते हैं, list1 डॉट ऐड करके यहाँ पे हम i को ऐड कर देते हैं, और list2 डॉट ऐड करके हम किसको ऐड करते हैं, i को। अब देखो मैंने ये लूप 10 टाइम्स चलाया है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली लिस्ट में भी 1 से 10 तक काउंट आ जाएगी, सेकंड वाली लिस्ट में भी 1 से 10 तक काउंट आ जाएगी, राइट। तो मतलब इसका जो इनिशियल साइज और कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे आती हूँ और इस वाली वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और इस लूप के चलने के बाद में दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं कि ये किसका लिस्ट है, साइज है list1 का। Same with this one। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेम वे में list2 की वैल्यू को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं list2 साइज एंड list2 कैपेसिटी। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया और लिस्ट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करा दिया वेक्टर के अंदर, तो ऐसे में list1 का साइज कितना होगा, जितने उसके एलिमेंट्स हैं। सेम विद list2 आल्सो। अब यहाँ पर देखो list1 की इनिशियल कैपेसिटी कितनी थी, 10 थी, और हमने 10 ही एलिमेंट स्टोर कराए तो इसकी कैपेसिटी 10 आ गई, राइट। लेकिन list2 की साइज 10 हो गई और कैपेसिटी हमने कितनी रखी थी, इनिशियली 5 रखी थी, जबकि यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है, 10 आ रही है, मतलब वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो गई कैपेसिटी की। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करके देखते हैं जरा। मान लो मैंने यहाँ पर 10 की जगह सिर्फ 8 एलिमेंट्स को स्टोर किया होता, ठीक है, उस केस में ये क्या करता। तो देखो यहाँ पर list2 का जो साइज था वो 8 था, राइट, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 10 है, मतलब इसने ऑटोमेटिकली इसकी कैपेसिटी 5 से इंक्रीज करके 10 कर दी, ठीक है, जब हमने इसके अंदर 5 से ज्यादा एलिमेंट्स दिए। अच्छा एक काम और करते हैं, मैं यहाँ पर list2 में, ठीक है, ऐड करती हूँ कुछ वैल्यूज। मान लो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, और ऐसे ही यहाँ पे 20 दे दिया, यहाँ पे 30, तो मतलब 8 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, अब हो गया 9, 10, 11 list2 के अंदर, राइट। अब इसके बाद अगर मान लो मैं list2 की वैल्यू को यहाँ पर दिखा रही हूँ, अब ये वो लिस्ट है जिसकी इनिशियल कैपेसिटी मैंने 5 रखी थी, जो कि अब बढ़कर 10 हो चुकी थी। अब ये देखना है कि जब हम इसको एक बार और प्रिंट कराते हैं, हमने 3 और एलिमेंट्स को स्टोर किया, आफ्टर दैट इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी आ रही है। देखो यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम कैपेसिटी ली list2 की तो 5 थी, सेकेंड टाइम जब मैंने इसकी कैपेसिटी देखी तो वो 10 हो गई थी। जब मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे और एलिमेंट्स को ऐड किया था और इसमें 8 एलिमेंट्स हो गए थे। अब जब तीसरी बार हम इसकी कैपेसिटी देख रहे हैं तो वो 20 दिखा रहा है, जबकि मैंने तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स और डाले हैं, क्योंकि साइज कितना है देखो 11 है, और यहाँ पर कैपेसिटी कितनी दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है।
तो मतलब पहले कैपेसिटी 5 से 10 हुई, फिर 10 से 20 हो गई। अब अगर मान लो कोई क्या करे, यहां पर 6 एलिमेंट्स मैंने और डाल दिए, मैं 20 को भी एक्सीड करना चाहती हूँ, 11 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, तो हमने 9 एलिमेंट्स और डाल दिए, ठीक है, एंड चलिए 12 एलिमेंट्स और डाल दिए, चाहे रिपीटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं अब यहाँ पर लिस्ट 2 का साइज देखती हूँ, तो यहाँ पर अभी हम इसका अगर साइज चेक करें तो कितना आता है, कितनी आ रही कैपेसिटी 40। तो इसको देखकर क्या पता लग रहा है, कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है अपने आप से, हाउ मच इज इट इंक्रीजिंग? डिफॉल्ट साइज को क्रॉस करने पर जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम वेक्टर के अंदर कैपेसिटी को सेट कर देते हैं, 5 पे हमने सेट किया था इनिशियली, तो जितनी बार भी ये कैपेसिटी क्या होती है, एक्सीड होती है, उतनी बार ये कैपेसिटी अपनी वैल्यू की डबल हो जाती है। जैसे पहली बार 5 थी तो 10 हो गई, फिर 10 थी तो 20 हो गई, 20 थी तो 40 हो गई। सो सेम विद अदर वेक्टर आल्सो, डिफरेंस ये होगा कि उसकी इनिशियल कैपेसिटी 10 है तो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका इंक्रीमेंट है कि कितना इंक्रीमेंट करना है, लेकिन ये इंक्रीमेंट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब देखो ना, मैंने यहाँ पर मतलब 21st एलिमेंट डाला तो ये 40 हो गया, बट इतना स्पेस तो हमारा वेस्ट जा रहा है ना अभी के लिए, राइट। तो ऐसे केसेस में इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो इसका इंक्रीमेंट ऑर्डर है उसको भी हम कंट्रोल कर जाए। तो ऐसा करने के लिए ही ना यहाँ पर हमें वेक्टर का एक और ऑब्जेक्ट, मतलब एक और कंस्ट्रक्टर दिया गया है जिसको हम लोग यूज करते हैं। और इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग करेंगे क्या, देखो लिस्ट 3 लिया और लिस्ट 3 इक्वल्स टू न्यू वेक्टर डाल देते हैं। तो यहाँ जो मैं वेक्टर ले रही हूँ ना, उसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, वेक्टर की वैल्यू तो दूंगी, मतलब हम इसकी इनिशियल कैपेसिटी मान लो 5 रखते हैं, लेकिन मैं इंक्रीमेंट जो है ना उसको कंट्रोल कर रही हूँ ताकि वो डबल ना हो। तो मैं इसको सिर्फ 3 का इंक्रीमेंट दे रही हूँ कि अगर जब भी कैपेसिटी इंक्रीज हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आके लिस्ट 3 के लिए क्या करती हूँ, लूप चला देती हूँ। मान लो मैंने अब इसको 5 कैपेसिटी दिया है, मैं i लेस देन इक्वल टू 6 कर देती हूँ, ठीक है, और i को प्लस प्लस करके हम क्या करते हैं, लिस्ट 3 में ऐड कर देते हैं i। और अब मैं अगर यहां आकर लिस्ट 3 का साइज और कैपेसिटी चेक करती हूँ, ठीक है, तो हाउ मच विल आई गेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिस्ट 3 का मैंने इनिशियल साइज रखा था 5 और मैंने इसका इंक्रीमेंट रखा था कितना, 3। तो देखो यहाँ पर लिस्ट 3 लास्ट में प्रिंट हो रहा है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, और इसकी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हुई, 5 से 8 हो गई, क्योंकि हमने 3 का इंक्रीमेंट दिया था। अब अगर मान लो मैं यही चीज दोबारा से रिपीट करती हूँ, और यहाँ पर मेरा जो फोर लूप है अभी इसकी 8 कैपेसिटी है, तो मैं इसको कितनी बार और चला देती हूँ, अभी हमारे पास 6 है तो मैं इसको 3 टाइम्स और चला देती हूँ, मतलब 9 हो जाएंगे टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लेट्स सी कि ये क्या वैल्यू दिखाता है, मतलब क्या इतना साइज और कैपेसिटी दिखाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम जब हम आए तो हमने साइज तो 0 ही होगा, कैपेसिटी हमारी कितनी थी, इनिशियली 5 थी, तो इसने 5 से 8 की क्योंकि 6 एलिमेंट्स हो गए थे, और जब 9 एलिमेंट्स हुए मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, फिर से 8 की जगह 9 एलिमेंट्स हो गए, तो इसने फिर कर रहे हैं, इसी वजह से कैपेसिटी जो है वो कंट्रोल में है। लाइक अगर मान लो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ भी गया तो कितने साइजेस एक्स्ट्रा है, सिर्फ 2 साइज एक्स्ट्रा है, राइट। तो आप इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जब आप यहाँ पर वेक्टर डिफाइन करो तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी के साथ में इंक्रीमेंट वैल्यू भी डिफाइन करो। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट इसका? एनी डाउट्स देयर? एनी डाउट्स एनीवन? ओके, ठीक है। तो अभी देखो आप लोगों ने जैसे यहाँ पे वेक्टर को क्रिएट करना तो सीख लिया कि वेक्टर को कैसे क्रिएट करना है, सेम चीज यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ट्रैवर्स करने के लिए आइटरेटर का यूज कर सकते हो, एज यू डिड इन द लास्ट प्रोग्राम्स।
ठीक है, तो इस वो चीज आपकी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैं उसमें इतना ज्यादा नहीं जाऊंगी। वेक्टर के अंदर आपके लिस्ट के जितने भी मेथड्स हैं वो सब चल जाएंगे। उसके अलावा एक बार यहाँ देख लेते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा मेथड हमें मिलता है तो हम उसको करेंगे, अदरवाइज सेम मेथड है तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो वेक्टर के ऊपर भी। जैसे ऐड मेथड हमने देखा हुआ है, ऐड ऑल भी देखा हुआ है हमने, क्या करता है उस लिस्ट को ऐड करता है। इवन ये भी नहीं है कि सेम टाइप की लिस्ट आएगी, आप इसमें किसी भी लिस्ट को ऐड कर सकते हो, चाहे वो एरे लिस्ट हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे कोई भी लिस्ट हो, इट कैन बी एडेड इनटू एनी अदर लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका इंडेक्स के साथ भी एलिमेंट ऐड हो सकता है, इंडेक्स वाला भी आ रहा है, कैपेसिटी फंक्शन हम देख ही चुके हैं, ठीक है, क्लोन फंक्शन, कंटेन, कंटेन्स ऑल, ये भी हम सब देख ही चुके हैं कैसे काम करते हैं। आई थिंक इनको करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कॉपी इनटू फंक्शन हमने नहीं किया है, तो हम जो फंक्शंस नहीं किया है ना उनको कर लेते हैं, बाकी तो आपके सेम फंक्शंस ही हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अब देखो, अगर आप लोग यहाँ पे कॉपी इनटू फंक्शन को लेते हो तो ये क्या करता है, आपके वेक्टर के कंटेंट को एरे में कन्वर्ट कर देता है, एरे में चेंज करता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि एरे जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट टाइप का बनेगा। ओके, तो अगर आप कोई भी एरे बनाते हो तो उसको किस टाइप का बनाओगे, ऑब्जेक्ट टाइप का बनाओगे और उसको यहाँ पे यूज करोगे। तो आपको करना क्या होगा कि अगर आप लोग कभी भी कॉपी इनटू फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है, तो ऐसे में कॉपी इनटू के लिए आप लोगों को पास एक एरे पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। Just give me a second. ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक एक्स एरे बना देती हूँ, इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमें इसका जो साइज है वो क्या देना है, उसके लिए हम ले लेते हैं, हम लिस्ट 3 को सेव करेंगे, तो लिस्ट 3 डॉट साइज कर देते हैं। तो आप पहले उतने ही साइज का एक एरे बना दो जितनी की आपके वेक्टर का साइज है, ठीक है। तो आपके पास जब एक क्या बन जाता है, आपके पास एक वेक्टर क्रिएट हो जाता है। आफ्टर दैट आप लोगों को इसमें क्या करना है, अगर आपको इसमें क्या करना है, कॉपी इनटू फंक्शन का यूज करना है। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे जैसे कि आपकी लिस्ट 3 है, तो लिस्ट 3 डॉट करके कॉपी इनटू ले लोगे और यहाँ पे अपना एरे दे दोगे एक्स। अब देखो, अगर मान लो आपके पास एक्स एरे है ऑब्जेक्ट का, तो ये एक एरे क्रिएट हो चुका है। अब इस एरे को आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में सेव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पर इंटीजर का एरे लिया होता, क्योंकि वैल्यू तो इंटीजर की है तो भी ये ले रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास है इंटीजर, तो हम इंटीजर भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर आप इंटीजर को कैसे भी यूज कर सकते हो। मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ईच लूप लगा दिया, तो हम ले लेते हैं इंट आई कॉलन एक्स अगर मैंने लिया, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आके सिस आउट कर देते हैं आई की वैल्यू को। तो ये क्या करेगा, एरे की वैल्यूज को प्रिंट करके दिखा देगा। तो जो भी वैल्यूज हमने वहां स्टोर की थी वेक्टर में, वो अब आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी इस तरीके से, मतलब दे हैव ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड इनटू द एरे। ओके, अगर आपको इंटीजर एरे में सेव करना है तो उसके लिए फिर लूप चला के आपको सेव करना पड़ेगा 1 बाय 1 वैल्यू को, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक एरे को अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, किसको, एक वेक्टर क्लास को भी। ओके, so this is the function for that, copy into function. After that element add function क्या करेगा, जो भी इंडेक्स आप दोगे उस एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करेगा। एलिमेंट्स फंक्शन क्या करता है, आपको यहाँ पर आपके एलिमेंट्स की एक एनिमरेशन, मतलब आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा आइटरेशन के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो आप यहाँ पर आते हो, आप यहाँ पर लिखते हो लिस्ट 3 डॉट एलिमेंट्स। मैं अगर इसको सेव करती हूँ तो ये किस टाइप का एरे बना रहा है, एनिमरेशन टाइप का, क्योंकि ये भी एक आइटरेटर की तरह ही है जो यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर करता है। अब अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इन एलिमेंट्स को देखना है जो कि मैंने इस एनिमरेशन में सेव करा होता है, हैज मोर एलिमेंट्स।
जो कि हैज नेक्स्ट का ही सिमिलर फंक्शन है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें अगर मैं सिस आउट करती हूँ तो मुझे अगर किसी भी एलिमेंट को गेट करना है तो मुझे क्या लिखना है, एलिमेंट्स डॉट, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगों को एलिमेंट को गेट करना है, तो यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, एलिमेंट्स डॉट करके आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे इसका फंक्शन यूज करना है नेक्स्ट एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे जैसे वहां पे होता है हैज मोर एलिमेंट, यहाँ पे होता है हैज नेक्स्ट, तो यहाँ पे है हैज मोर एलिमेंट्स, वहां होता है नेक्स्ट, तो यहाँ होता है नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एनुमरेशन की वैल्यूज को प्रिंट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। इफ यू वांट टू लाइक सेपरेट दिस वैल्यूज, तो ये देखो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है डैशेस के बाद में, दिस इज फ्रॉम एन्यूमरेशन ऑब्जेक्ट। तो ये भी बिल्कुल काम करता है आइटरेटर की तरह ही पे, बस ये वेक्टर का आइटरेटर है, यू कैन से। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो वाला आइटरेटर नहीं चलेगा, वो वाला भी चल सकता है। दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑप्शन देयर जिसको आप लोग यूज कर सकते हो, ओके। देखो अब इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है एंश्योर कैपेसिटी। एंश्योर कैपेसिटी क्या करता है, ये आपको फंक्शन बेसिकली क्या दिखाएगा, आप इसको जितनी कैपेसिटी दोगे, ठीक है, ये उतनी ही कैपेसिटी को वेक्टर में इंक्रीज कर देता है। तो अगर आप लोगों को कभी भी क्या करना हो, वेक्टर की कैपेसिटी को उसके साइज के इक्वल लेकर आना है, मतलब जैसे मान लो आप एक वेक्टर बना रहे हैं और उसमें इंक्रीमेंट होता ही जा रहा है, लेकिन लास्ट में आके आप लोगों को क्या करना है, आपको उस वेक्टर के अंदर उसकी कैपेसिटी को साइज के अकॉर्डिंग सेट कराना है। मतलब आप नहीं चाहते ना कि एक्स्ट्रा स्पेसेस बने रहें, जबकि मेरा काम तो खत्म हो गया। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इंश्योर कैपेसिटी को यूज करके आप उसकी मिनिमम कैपेसिटी बता सकते हो, जिससे कि वेक्टर में जो कैपेसिटी है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, ओके। अब इस चीज को अगर यूज करके देखना है तो कैसे यूज करेंगे वो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने जैसे अभी यहाँ पर एक वेक्टर क्रिएट किया था, एक बार इसको हम जरा देखते हैं, इसका साइज और कैपेसिटी लास्ट जो आया था वो कितना था। देखो साइज आ रहा था 9 और कैपेसिटी आ रही थी 11 लिस्ट 3 के अंदर। अब अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट 3 के अंदर मान लो मैंने लिखा लिस्ट 3 डॉट एंश्योर कैपेसिटी, और कैपेसिटी में मैंने 10 दे दिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने यहां पर आकर क्या किया, इसके अंदर हम लिस्ट 3 की कैपेसिटी को चेक करा कर देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिस्ट 3 डॉट कैपेसिटी। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो लिस्ट 3 की कैपेसिटी देखो कितनी दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इसकी कैपेसिटी से, मतलब जो इसकी एक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, जो इसका साइज है, उससे मैंने एक कम एलिमेंट दिया था, मतलब मैंने 10 दिया था, तो वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को हटा नहीं सकता। तो अगर मैंने साइज कम दिया, जितने की इसका साइज होना चाहिए उतना नहीं दिया, तो ऐसे में ये ऑटोमेटिकली उसके साइज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देगा, ठीक है। तो मतलब कैपेसिटी में हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप कभी भी इसकी कैपेसिटी को सेट करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को इसकी कैपेसिटी को उतना रखना है जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, ओके। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली उसको सेट करेगा। अच्छा अगर मान लो मैंने इसमें कैपेसिटी जो थी वो 15 कर दी होती, मतलब मैंने ज्यादा दे दी, साइज से भी बहुत ज्यादा दे दी, तो ऐसे में वो उसको ले लेगा, ओके मतलब ज्यादा वैल्यू ले लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर देगा उसकी कैपेसिटी को। लेकिन अगर मैंने कम वैल्यू दिया तो इंश्योर कैपेसिटी क्या करेगा, जितना वैल्यू अरे सॉरी जितना वेक्टर का साइज है उतना ही उसकी कैपेसिटी को रख देगा। इतना क्लियर है सभी को कैसे काम कर रहा है फंक्शन? यस, ओके, यस राइट। चलिए देखो ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, छोटी छोटी सी, जैसे इंश्योर कैपेसिटी क्या कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, या वेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साइजेस में हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, तो ये सब चीजें ना याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर इन्हीं चीजों में फंसाते भी है। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे आप लोगों को ना इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। अब इसी में ही देखो अगला फंक्शन हमारे पास है इक्वल्स फंक्शन।
अब इक्वल्स फंक्शन क्या करता है, अगर आपको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ है मैच करना है, सो यू कैन यूज दिस फंक्शन। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस एवरीवन। सो अभी हम यहाँ पे क्या फंक्शंस दिख रहे थे, इक्वल्स फंक्शन। इक्वल्स फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली ये वेक्टर के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैच करता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास लिस्ट ट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू है दैट यू वांट टू मैच विद इट, तो ऐसे में आप इक्वल्स का यूज कर सकते हो। तो मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, इसमें मान लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे भी हमने लूप चलाया हुआ था नेक्स्ट एलिमेंट वाला, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर आई वेरिएबल है जिसमें हमने एलिमेंट्स डॉट नेक्स्ट को गेट कर लिया। अब अगर मान लो आप इस वाली लाइन को हटा दीजिए, अगर मैंने अब लिया आई डॉट इक्वल्स और इक्वल्स में जाके मैंने इसको 23 के साथ में मैच किया और फिर सस आउट किया वैल्यू मैच, वैसे 23 है नहीं हमारे पास तो हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमने ये लूप रन किया होता इस तरीके से, तो यहाँ पे जहां पर भी 3 मिलेगा मतलब 3 मिलेगा, वहां पे ये प्रिंट करेगा वैल्यू मैच्ड। और अगर हम देखें तो हमारे वेक्टर के अंदर 2 बार 3 आ रहा है, एक बार पहले आ रहा है और एक बार लास्ट में आ रहा है, तो दोनों बार उसने मैसेज प्रिंट किया है वैल्यू मैच्ड। इसका मतलब ये है कि इक्वल्स फंक्शन यहाँ क्या कर रहा है कि आई के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को गिवन वैल्यू के साथ में मैच कर रहा है, ओके। तो जैसे स्ट्रिंग के साथ में होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे वर्क करेगा। बाकी आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैसेज वैल्यू को देगा, फॉर ईच फंक्शन जैसे हमने उस दिन यूज करके देखा था वैसे काम करेगा, गेट है हैश कोड इसको प्रोवाइड करेगा। बाकी एलिमेंट्स फंक्शन जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, यू कैन ऑल्सो ट्राई देम आउट, ठीक है। जितने भी फंक्शंस दे रखे हैं आपको, अगर आपको लगे कि कोई एक ऐसा फंक्शन है जो आपको क्लियर नहीं है यू कैन टेल मी, ठीक है। ये सारे फंक्शंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इनको एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखोगे। हाँ, यहाँ पर एक और फंक्शन है, जैसे कि अगर मान लो मुझे एक वेक्टर को एरे में कन्वर्ट करना है, तो एक फंक्शन और दे रखा है टू एरे। अब टू एरे फंक्शन काम कैसे करता है, जैसे अभी वाले फंक्शन में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था एरे, उसके अंदर तो हमें पहले से एरे बनाना पड़ता है, लेकिन इस वाले फंक्शन में हमें पहले से एरे नहीं बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट 3 डॉट टू एरे अगर आप लोग करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट एरे में सेव करा सकते हो। अब एरे किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि मान लो मैंने y नाम का एक एरे बनाया और मैं चाह रही थी वो, अगर मान लो मैंने इंट का एरे बनाया तो एरे दे देगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में लेना पड़ेगा। और अगर मैं इंटीजर का एरे बना रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंटीजर, तो वो कह रहा है ऐड कास्ट टू इंटीजर, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं कि ऐसा करने के बाद भी हमें वैल्यू मिली नहीं मिली, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सस आउट और लगा देते हैं एरे वैल्यूज, और यहाँ पे हम एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं इंट आई कॉलन, और इसके बाद क्या लगा देते हैं y, और सस आउट कर देते हैं और इसमें i को प्रिंट करा देते हैं, ओके। तो अगर मान लो हमने इसको अभी रन कराया, एरर दिखा रहा है देखो, अब एरर क्या आ रहा है वो भी चेक करते हैं। क्या क्या आ रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन वेक्टर जामा डॉट 81 नंबर लाइन पे जहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया था, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर कैन नॉट बी कास्ट टू एल जावा इंटीजर, क्योंकि कास्टिंग जो होती है ना बेसिकली, मैं इसीलिए दिखाना चाह रही थी एरर कि कास्टिंग जो होती है वो कहाँ होती है, आपकी प्रिमिटिव टाइप्स में तो होती है, बट नॉन प्रिमिटिव में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देगा, तो ये वाला मेथड हम यूज नहीं कर सकते। उसमें क्या करना पड़ेगा उसका भी एक तरीका है, ठीक है। आप लोग अगर कभी भी इस टाइप से प्रोग्राम बना रहे हो और आप नहीं चाहते कि भाई मुझे ज्यादा हैसल करना पड़े, देखो अगर मान लो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देती इस टाइप से, तो भी ये एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि वो कहता है भाई मैं इंटीजर को इंटीजर एरे में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो एरे नहीं लेगा, ये सिंगल वैल्यू ले लेगा बट एरे नहीं लेगा। तो भाई हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं,
कि भाई हमें यहाँ पे इसके लिए ऑब्जेक्ट का एरे ही लेना पड़ेगा। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन हेयर कि अगर आपको कभी भी एरे बनाना है तो पहले आप क्या करो, इसको ऑब्जेक्ट के एरे में लो, आफ्टर दैट आप उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये एरर देगा ही देगा। तो आप लोगों को फिलहाल तो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैंने अभी रन किया सो विदाउट एरर रन हो रहा है, एरे वैल्यूज आपकी प्रिंट हो रही है सारी की सारी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एरे में आती है। तो टू एरे कर तो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट में दे रहा है। आप ये कर सकते हो कि इसको ऑब्जेक्ट से लेकर किसी और टाइप में चेंज कर सकते हो बाद में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं इसी के। हाँ जी बताओ। यस Ma'am, नीलम, what is व्हाट इज Java? Java. एल जावा कुछ नहीं होती, वो लॉजिकल जावा का आता है। एल जावा एक क्लास है जावा की। वो बेसिकली ये कह रहा है कि जब भी आप लोग कन्वर्जन करते हो, टाइप कन्वर्जन करते हो, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। तो ऐसे में जब भी आप टाइप कन्वर्जन के लिमिट को क्रॉस करते हो तो वो ऐसे में एल जावा का एक्सेप्शन दे देता है यहाँ पर, ओके। Okay, thank you. चलिए तो देखो अब इसके बाद एक और फंक्शन आता है जो आपके एरे को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास में कोई भी लिस्ट है, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, लेट्स ट्राई कि भाई सिंगल स्ट्रिंग में जाएगा या कैसे जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 3.to स्ट्रिंग, तो ऐसे में देखो कोई एरर नहीं दिखा रहा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराती हूँ, व्हाट विल बी प्रिंटेड, वैल्यू आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, हैश कोड आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो इसने देखो क्या किया, जितनी भी वैल्यूज थी सभी वैल्यूज को स्ट्रिंग की तरह, लिस्ट की तरह कहाँ सेव कर दिया, स्ट्रिंग में सेव कर दिया। तो मतलब अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आई कैन डू दैट। इसी के साथ साथ में एक और ऑप्शन आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिम टू साइज। अभी हमने ये देखा था लास्ट कि इसका साइज कितना था, लास्ट साइज इसका था 9 और कैपेसिटी थी 11, जिसको हमने बाद में चेंज करके 15 कर दिया था, है ना। लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि जितना इसका साइज है ना उतनी ही कैपेसिटी हो जाए। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन यूज करते हैं ट्रिम टू साइज। अगर मैं ये फंक्शन इस पे लगाती हूँ और इसके बाद आके मैं क्या करूँ, ठीक है, लिस्ट 3 का साइज भी देखते हैं। और इसी के साथ साथ में लिस्ट 3 का कैपेसिटी भी देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो आप देखो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। लिस्ट 3 का कैपेसिटी और साइज दोनों क्या हो गया, अब 9 हो गया, क्योंकि हमने इसके साइज को ट्रिम कर दिया। तो ये काम आप लास्ट में कर सकते हो, जब आपका काम हो जाए ना, वैल्यू ऐड हो जाए करे, आफ्टर दैट यू कैन डू इट कि आप इसके साइज और कैपेसिटी को सेम कर दो ताकि एक्स्ट्रा स्पेसेस वेस्ट ना हो, वो डिलीट हो जाए और सिर्फ उतना ही साइज और कैपेसिटी रहे जितना कि इसके अंदर वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को, वेक्टर कैसे काम कर रहा है? एनी डाउट्स इन वेक्टर? नो, नथिंग, सबको नींद आ गई? या कौन कौन खाना खा रहा है अभी, डिनर कौन कर रहा है अभी बैठ के क्लास के साथ साथ में? कोई तो होगा, पक्की बात है। इसका मतलब अभिषेक कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से करते, नहीं तो आप लोगों का डेटा खत्म हो जाता है। डेटा के मैसेजेस आ जाते हैं मेरे पास आप लोगों के कि मैम हमारा डेटा खत्म हो गया। चलो फिलहाल हमारे पास जो स्टैक की वैल्यू थी दैट हैज बीन फिनिश्ड। अभी आप लोगों को मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जगा रही हूँ, उसके लिए ना मैं आपको ये प्रोग्राम शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इस प्रोग्राम को देखो, समझो, क्रिएट करो। आफ्टर दैट वी विल गो विद स्टैक आल्सो। तो अभी क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कर चुके हैं ना, तो अभी सिर्फ हमारा क्या रह जाता है, छोटे छोटे फंक्शंस आएंगे, थोड़े थोड़े से, ज्यादा नहीं आएंगे,
और इसके साथ साथ हमें बस ये देखना है कि कलेक्शन में और कौन कौन सी क्लासेस हैं और वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो I'm just sharing this program with all of you. Just practice this program once. After that, we will go for the next class. मैम एक डाउट था, Yes, Sarthak. क्वेश्चन था कि इस स्ट्रिंग फाइनल? String final है या नहीं है? यस मैम। बेसिकली आपने जब स्ट्रिंग के साथ में काम किया था, क्या हुआ था? कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा उसके साथ में? यस मैम, ऐसा कुछ पता तो नहीं चला कि अच्छा चलो दिखाती हूँ मैं। देखो बेसिकली स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास। अगर आपको कभी भी किसी भी क्लास के बारे में जानना हो ना, एक सिंपल सा काम कर लेना, ठीक है। देखो अगर मैंने स्ट्रिंग को क्या करने की कोशिश करी, एक्सटेंड करने की कोशिश करी, तो क्या कह रहा है? द टाइप वेक्टर डेमो कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास, सो स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास। तो आप स्ट्रिंग को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर लोगे तो आप उसके फंक्शंस को क्या कर सकते हो? ओवरराइड कर सकते हो, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन जावा, क्योंकि भाई वो ओरिजिनल फंक्शनैलिटी को यहाँ पर चेंज कर देगा। ओके यस मैम। चलिए फिलहाल आप लोग क्या करिए, फटाफट से कंप्लीट करिए प्रोग्राम। आफ्टर दैट आई कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टैक, ठीक है। तो स्टैक कैसे वर्क करता है उसको हम चेकआउट करेंगे। देखो स्टैक भी सब क्लास है वेक्टर की। इसका मतलब जितना काम वेक्टर करके दे रहा था उससे ज्यादा काम हमें स्टैक करके देगा। इसके साथ साथ में हमें एक और फंक्शनलिटी भी मिल जाती है स्टैक की यहाँ पर, कि स्टैक में जो हमारा मैकेनिज्म चलता है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट का, ये वो भी फॉलो करता है। अगर आप इसको नॉर्मली क्रिएट करोगे या इसमें वैल्यूज इंसर्ट करोगे तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में ही चलेगा। तो इसके लिए ना आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा फंक्शन भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैक क्लास के पास अपने इनबिल्ट फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं? जैसे पुश फंक्शन है, पॉप फंक्शन है, या पीक फंक्शन है, या पोल फंक्शन है, ये सारे के सारे स्टैक के ही फंक्शंस हैं। तो आपको सब कुछ इनबिल्ट मिलता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कभी भी स्टैक क्रिएट करोगे तो स्टैक को क्रिएट करने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप लोग नॉर्मली स्टैक का जैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसके अंदर कोई साइज या कैपेसिटी कुछ देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बना दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको साइज दे सकते हो इनिशियली, कि इसका इनिशियल कैपेसिटी या साइज जो भी बोल लो वो इतना रहेगा। ओके और क्योंकि ये स्टैक जो है वेक्टर की सब क्लास है, तो वेक्टर के पास जो फंक्शन थे कैपेसिटी वगैरह बाकी सब कुछ, वो इसको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो आप लोगों को अगर कभी भी क्या करना हो, जावा में स्टैक बनाना है विदाउट एनी लॉजिकल ऑप्शन, तो आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और क्लास बना देते हैं स्टैक डेमो करके। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे कभी भी स्टैक बनाना है तो स्टैक को ले लो, स्टैक का टाइप बता दो। जैसे मैंने इंटीजर ले लिया, list1 ले लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्टैक कर देते हैं। ठीक है और अभी मैं इसको डिफॉल्ट ऑप्शन में रखती हूँ। अब देखो जब आप लोग स्टैक को क्रिएट करते हो तो स्टैक में ऐड फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा, जैसे कि बाकियों में चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी आप सेम वे में वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने 34 ऐड कर दिया। सेम वे में आप यहाँ पे पुश फंक्शन का यूज भी कर सकते हो। तो आपको अगर पुश फंक्शन के थ्रू वैल्यू ऐड करनी है तो वो भी हो जाएगी। तो आप जिस ऑर्डर में वैल्यू ऐड कर रहे हो उसी ऑर्डर में वैल्यू जाएगी, मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। ओके तो यहाँ पे अभी मैंने 3 वैल्यूज ऐड की हैं। अगर मैं यहाँ पे आके अपने स्टैक को प्रिंट करती हूँ list1 के, तो आपके पास ये वैल्यूज जो हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम हमने 34 दिया, फिर 488 दिया, फिर 344 दिया, तो तीनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी। सेम वे में अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से वैल्यूज को पुश करके, तो मैंने कर दिया, अब मुझे पॉप आउट कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली list1 डॉट, अगर हम क्या लिखते हैं, पॉप लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट मैं एक बार और स्टैक को प्रिंट कराती हूँ। तो पॉप का काम क्या होता था कि वैल्यू को रिटर्न भी करता था और डिलीट भी करता था। तो ये वही सेम वे में ही काम करेगा, मतलब मुझे कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो लास्ट इन क्या थी, 344, तो इसने जब पॉप किया वैल्यू को, तो पॉप किसको किया, 344 को किया जो लास्ट वैल्यू थी। और उसके बाद हमारे पास स्टैक में कितनी वैल्यू रह गई, ये 2 वैल्यू रह गई जो 34 एंड 488 था।
तो इसका मतलब जैसे एक स्टैक की फंक्शनलिटी होती है, ये ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करता है। ओके तो स्टैक आप लोग क्रिएट करोगे तो इसके अंदर आपको ये वाले फंक्शंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके फंक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, एक दो ही फंक्शंस हैं, जैसे सर्च का फंक्शन है या एम्प्टी का फंक्शन है, ये भी आपको इनबिल्ट मिलता है। मतलब अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, वैसे तो आप इसको इफ में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की अगेन जरूरत नहीं पड़ेगी। list1.empty को अगर चेक करते हो तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स या ट्रू, डिपेंड्स कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अब इसके बाद अगर आपको स्टैक में कोई भी वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है, तो सर्च करते हैं एक वैल्यू को, तो मान लो मुझे 488 को सर्च करना है इन स्टैक, तो हम क्या लिखेंगे, list1.search, और सर्च में मैंने 488 दे दिया, तो ये भी ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा। अगर इसको 488 1 मिला तो देखो अभी क्या रिटर्न कर रहा है, ये 1 दे रहा है, एक्चुअली माय मिस्टेक, ये ट्रू फॉल्स नहीं देगा, ये एक्चुअली इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो जो भी इसकी ऑकरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे 488 देते हो तो इस टाइप से वैल्यू आ रही है। अगर मैंने यहाँ पे 34 दिया तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो अभी आपके पास मैंने क्या दिया था 34, तो 34 की वैल्यू को इसने क्या इंडेक्स दिया, देखो 34 को इसने क्या इंडेक्स दिया, 2 दिया। अच्छा 2 क्यों दे रहा है, क्लियर हो रहा है कुछ, इसका 0 इसका 1, हम तो इसी हिसाब से सोचते हैं एरे के हिसाब से, लेकिन इसका तो इसने 1 दिया था 488 को, और इसको इसने 2 दे दिया। व्हाई इज इट हैपनिंग? चलो एक काम करते हैं, इस आंसर को ढूंढने के लिए ना हम लोग इसमें कुछ वैल्यूज को और भी पुश करते हैं पहले तो, ठीक है, मैंने 78 एंटर कर दिया और उसके बाद मैंने list1 डॉट पुश करके 56 भी ऐड कर दिया। एंड आफ्टर दैट ना मैं एक बार ये वाला फंक्शन दोबारा से चलाती हूँ 34 वाला, लेट्स सी कि इस बार ये क्या रिटर्न करता है। अब देखो मैंने सेम ही चीज दोबारा दी है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस मैंने 2 वैल्यू एक्स्ट्रा डाली है। तो अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, 4 रिटर्न कर रहा है। क्यों, इज इट क्लियर कि क्यों ऐसा हो रहा है आंसर, क्या चीज रिटर्न कर रहा है, ये इंडेक्स आ रहा है, पोजीशन आ रही है, या फिर कुछ और आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, एनीवन? नो, चलो मैम शायद वो लास्ट एलिमेंट से काउंट करता हो। ओके अब चलो एक काम करते हैं ना, इसमें हम सर्च को जरा लगा के देखते हैं। list1 डॉट सर्च करेंगे और सर्च में मैं इसका पहला एलिमेंट देती हूँ 34, तो हमने देख लिया, 488 भी देख के देखते हैं, सारी वैल्यू को सर्च कराते हैं, ठीक है। 488 हो गया और इसके साथ साथ 34 हो गया, और इसके बाद हमारे पास और क्या वैल्यू है, एक बार चेक कर लें जरा, 488 है, 34 है, उसके बाद क्या है, 78 है और 56 है। तो हम क्या करते हैं, 78 और 56 को भी लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 78 आ गया और यहाँ पे 56 भी आ गया। ठीक है जी, तो अब देखो इसने 56 में क्या रिटर्न किया, 1, 78 में 2, 488 में क्या आ रहा था, 4, और 34 के टाइम पे, अच्छा मैंने ना एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ ये गड़बड़ हो रखा है, मैं सभी सोच रही हूँ गलत क्यों दिखा रहा है। 34 यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, 488, ठीक है, परफेक्ट। अब रन करते हैं, अभी देखो क्या आ रहा है, 1 2 34 में 4 दिखा रहा है क्योंकि वो 4th पोजीशन पे है। तो ये क्या करता है, गैस आपका बिल्कुल ठीक था, ये लास्ट पोजीशन से अपना काउंट करता है, क्योंकि देखो स्टैक जो है उसका टॉप पॉइंटर हमेशा कहाँ रहता था, आखिरी इंडेक्स पे, तो वो स्टार्टिंग से कभी भी काउंट नहीं करेगा। कहाँ से काउंट करेगा, हमेशा लास्ट एलिमेंट से करेगा, और लास्ट से जब ये काउंट करता है तो ये 0 से शुरू नहीं करता, ये 1 से शुरू करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 56 लास्ट से, सेकंड हो गया 78, थर्ड हो गया 488 एंड फोर्थ हो गया 34। इसका मतलब सर्च ऑप्शन क्या कर रहा है, आपको इंडेक्स कह लो या पोजीशन कह लो रिटर्न करता है, बट इट काउंट्स फ्रॉम लास्ट।
ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग है। क्लियर हुआ यहाँ पे सर्च फंक्शन कैसे वर्क करता है? एनी डाउट्स देयर? ओके, चलिए, तो इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब जैसे स्टैक काम कर रहा था, ऐसे ही हमारे पास कलेक्शन में क्यू भी आ जाती है। क्यू कैसे काम करती है? देखो, क्यू का काम क्या होता था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? तो जावा में भी क्यू इंटरफेस हमें मिलता है, और क्यू इंटरफेस जो है ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में वर्क करता है। अब अगर आप लोग इसको एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, तो जो कि एलिमेंट्स को होल्ड करेगी जैसे जैसे वो वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ना हमें क्यू काफी टाइप की मिलती है, एक प्रायोरिटी क्यू भी आती है और एक एरे डी क्यू भी आती है। एरे डी क्यू जो है ये बेसिकली कैसे काम करती है? डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू के बारे में जानते हो आप लोग? व्हाट इज अ डबल एंडेड क्यू? मैम इसमें दोनों साइड से मतलब एलिमेंट्स डाल सकते हैं और पॉप भी करा सकते हैं, पुश भी करा सकते हैं। वेरी गुड कमलेश। तो मतलब डबल एंडेड क्यू में आपकी जो इंसर्शन होती है और जो डिलीशन होती है वो बोथ साइड से हो सकती है, राइट? तो आप दोनों साइड से इसके अंदर इंसर्शन डिलीशन करा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और इसको वर्क करा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे डी क्यू भी है, मतलब एरे फॉर्म में भी काम कर सकते हो, और डी क्यू यूज करोगे तो ये नॉर्मल इसको लिंक लिस्ट की तरह वर्क करा देगा। तो आप इसके अंदर डी क्यू भी यूज कर सकते हो, प्रायोरिटी क्यू भी यूज कर सकते हो, एरे डी क्यू भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्यू क्या है? एक इंटरफेस है, तो इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे ना। अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे भी तो उसको क्या देंगे? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट देंगे, या फिर आप डायरेक्ट चाइल्ड का बनाओ, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे कोई भी क्यू बनाते हो तो क्यू के अंदर दो ऑप्शंस होती थी ना, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट क्या करता था? फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करता था, इंडेक्स को, और रियर क्या करता था? लास्ट पोजीशन के इंडेक्स को होल्ड करता था। अगर कोई भी नई वैल्यू आएगी तो रियर इंक्रीमेंट होगा और न्यू वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, और अगर कभी भी कोई वैल्यू डिलीट होगी यहाँ से या पॉप आउट होगी तो ऐसे में फ्रंट से होगी, और फिर फ्रंट पॉइंटर क्या करेगा? या तो बाकी वैल्यूज को आगे शिफ्ट करेगा या फ्रंट आगे चला जाएगा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आप लोग क्या बनाते हो? क्यू क्लास के लिए काम करते हो। तो ऐसे केसेस में क्यू कैसे वर्क करती है? तो सबसे पहले हम इसमें डी क्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने इसके अंदर क्यू का डेमो लेना है, तो अब इस केस में आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक क्यू क्रिएट करके देख सकते हो। तो जैसे कि मान लो मुझे डी क्यू स्टार्ट करना है, तो अगर मैं डी क्यू लेती हूँ तो देखो डी क्यू भी क्या है? एक इंटरफेस है। तो आप सीधा डी क्यू का ऑब्जेक्ट मत बनाओ, या तो एरे डी क्यू बनाओ या लिंक डी क्यू बनाओ, ठीक है। तो हम एरे डी क्यू बनाते हैं, तो एरे डी क्यू में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? इंटीजर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एज यूजुअल। अच्छा देखो, आगे तक हमने क्या किया था? यहाँ पे जो भी वैल्यूज यूज की है वो एरे की या फिर बाकी यूज की थी, राइट? तो अभी हम जब क्यू में हैं तो ये क्यू की फंक्शनलिटी को फॉलो करेगा, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट रहता है। तो अब अगर मान लो मैंने लिस्ट वन डॉट ऐड किया, सो अगेन ऐड फंक्शन इज यूजेबल हियर आल्सो। लेकिन लिस्ट के अंदर और क्या एलिमेंट फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं टू ऐड वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मान लो हमें यहाँ पे पुश फंक्शन का यूज करना है, तो पुश फंक्शन भी अवेलेबल है, तो मतलब मैं पुश का यूज भी कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर आप लिस्ट वन डॉट में आप क्या करना चाहते हो, आपको यहाँ पे क्या करना है? इसमें सेट करना है वैल्यूज को। मैं मिस्टेक, सेट फंक्शन यहाँ नहीं होता, सेट आपका दूसरे वाले में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? इसके अंदर ऐड ऑल या ऐड फर्स्ट या ऐड लास्ट कोई भी फंक्शन लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं पुश फंक्शन का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो आप लिस्ट में कोई भी वैल्यू पुश करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी 4 वैल्यूज इस लिस्ट में पुश किए, ठीक है। तो लिस्ट वन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ गए? 45, 34, 48 एंड 56। तो इसको अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही है? सी, सबसे पहले मैंने ऐड क्या किया था? 45 सबसे लास्ट में दिखा रहा है, फिर 34, फिर 48, फिर 56। मतलब एक तरह से इसने अपने आप से ही उसको रिवर्स ऑर्डर में दिखाया, ओके। क्योंकि ये क्या करेगा? अगर मान लो मैंने यहाँ पे आके किसी भी वैल्यू को डिलीट कराया, जैसे कि मैंने लिखा सिस आउट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? पॉप फंक्शन का यूज। तो अगर मैंने लिखा लिस्ट वन डॉट पॉप,
ठीक है, तो आप पॉप फंक्शन का यूज भी कर सकते हो और पोल फंक्शन का यूज भी कर सकते हो, दोनों फंक्शन काम कर सकते हैं। पॉप का यूज करोगे एंड आफ्टर दैट अगर मान लो मैंने यहाँ पर आके इस लिस्ट को दोबारा से प्रिंट कराया तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 56 आ रही है। इसका मतलब ये, इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू को यहाँ दिखा रहा है, राइट। अच्छा, लेकिन एक और चीज है ना, क्योंकि हमने सबसे पहली वैल्यू ऐड की थी 45, तो क्यू के अकॉर्डिंग तो 45 फर्स्ट एलिमेंट में आना चाहिए था और उसको रिमूव होना चाहिए था। इसने किसको रिमूव किया, 56 को, क्योंकि ये क्या है, डबल एंडेड क्यू है और डबल एंडेड क्यू जो होती है वो इसी तरह से वर्क करती है कि भाई इंसर्शन डिलीशन दोनों तरफ से हो सकता है। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे फर्स्ट वैल्यू को पॉप कराना है, तो लेट्स सी ये फर्स्ट वैल्यू किसको कंसीडर करता है। तो मैंने यहाँ पे जब इसको लिया, मतलब इसमें से हम क्या करते हैं, पोल फंक्शन का यूज करते हैं। पोल भी एक तरह से सिमिलर ही है पॉप के, तो इसको हम चेक करते हैं और पोल में भी मैं यहाँ पे कई फंक्शन यूज कर सकती हूँ। इस काम और करते हैं, इसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ऐड करके देखते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पे हम पोल फंक्शन लगा देते हैं, लिस्ट 1 डॉट पोल। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूं तो यहाँ पर मेरे पास देखो कितनी वैल्यूज थी, अभी काफी सारी वैल्यूज आ गई। लास्ट में मैंने जब पॉप कराया वैल्यू तो 56 आया, मतलब जो इसका सबसे पहला एलिमेंट जो इसने दिखा रहा है। आफ्टर दैट इसने वैल्यूज को अपने आप रीसेट कर दिया और अब मैंने अगर पोल फंक्शन लगाया तो इसने मुझे 48 रिटर्न किया। इसका मतलब जो वैल्यू सबसे पहले दिखाई दे रही है वही वैल्यू ये पॉप आउट करके दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने जब 45 पहली बार दिया था तो यहाँ दिया था, है ना, और उसके बाद जब दोबारा से 45 दिया तो हमने यहाँ दिया, मतलब 4th या 5th नंबर पे। अगर मैं यहाँ पे आपको लिस्ट को शो करती हूँ तो 45 यहाँ पर देखो एक साथ दिखा रहा है, 34 बीच में आ रहा है, 48 आ रहा है फिर, एंड 56 34 इस तरीके से दिखा रहा है। इसका मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को ऐड कर रहा है जैसे जैसे वैल्यूज आ रही है। तो एक काम और करें, इसको हम जरा चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर रहे थे ये कैसे वैल्यूज को ले रहा है। इसको अगर समझना चाहते हो तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा तरीका होता है, आप इसके हर इंसर्शन पे इसको प्रिंट करके देखो एंड चेक आउट कि कैसे ये वैल्यूज के साथ में बिहेव कर रहा है, so that we can understand how is it adding the values here. So just print list 1 after each push. बिकॉज कोई भी लिस्ट आप काम करते हो ना तो उसका इंसर्शन ऑर्डर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे वर्क कर रहा है, कोई पूछेगा तो समझ में नहीं आएगा कैसे आंसर दे। तो देखो लिस्ट 1 में हमने पहला एलिमेंट डाला था 45, तो 45 तो जब आया तो पहला एलिमेंट ही था, फर्स्ट एलिमेंट था। आफ्टर दैट जब मैंने 34 को लिया तो इसने 34 को 45 से पहले ऐड कर दिया, फिर मैंने 48 लिया तो उसने 48 को यहाँ भी लिया, फिर 56 आ गया, फिर 45 अगेन आया। तो जब 45 अगेन आया तो 45 को इसने यहीं पे रखा सबसे पहले, राइट। अब देखो इसके बाद अगर मैंने 34 ऐड किया तो 34 को इसने स्टार्टिंग में लिया, फिर 48, फिर 56। तो इसने सिर्फ 45 के टाइम पर ही ऐसा क्यों किया कि जब हमने 45 ऐड किया तो इसने स्टार्टिंग की जगह उसको लास्ट में ऐड कर दिया। मैम ऐड फंक्शन की वजह से हो सकता है, ऐड फंक्शन की वजह से। चलो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं इसको भी पुश कर देती हूँ, लेट्स सी। ठीक है, तो मैंने पुश फंक्शन लगा दिया सभी में, अभी भी देखो सेम ही काम हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग। मैम जब सेकंड टाइम ऐड कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, जब सेकंड टाइम ऐड कर रहे हैं 45। अच्छा, सेकंड टाइम पे भी हमने ऐड किया था, चलो इसको भी पुश कर देते हैं। बट अगेन अभी देखो कोई चेंज आया, 45, 34, 56। यस मैम आया। आ गया, मतलब हम अगर ऐड यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट के कहाँ पे ऐड कर रहा था, लास्ट में, और जब हम लोग पुश यूज कर रहे हैं तो उस केस में ये क्या कर रहा है,
फर्स्ट वैल्यू को सबसे लास्ट में रखना है, सेकंड इंसर्शन को सेकंड में रखना है, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पॉप आउट कर रही हूँ वैल्यू को, तो वैल्यू कहाँ से निकल रही है, जो कि इस लिस्ट के अंदर सबसे पहली है। लेकिन ये तो फिर स्टैक वाली फंक्शनलिटी नहीं हो गई, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली, है ना। तो मतलब पुश पॉप फंक्शन तो अपने हिसाब से ही काम कर रहा है और पोल फंक्शन भी वैसा ही काम कर रहा है। लेकिन अगर मुझे फंक्शनलिटी लानी है क्यू वाली, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप लोग पोल का यूज करो, ठीक है, तो पोल फर्स्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन पोल फर्स्ट तो पहली वैल्यू देगा। लेकिन अगर मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, list1 डॉट पोल लास्ट। तो ऐसे में ये आपको कौन सी वैल्यू गेट करके देगा, सबसे लास्ट वाली, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने अभी इसको क्या करवाया, यहाँ पे पुल आउट किया वैल्यू को, ठीक है, सबसे लास्ट में आके, तो इसने देखो क्या वैल्यू रिटर्न करी, पोल फर्स्ट पोल लास्ट, आया नहीं यहाँ पर, अच्छा ओके, ये बीच में चला गया। तो एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं, और यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो पोल लास्ट ने क्या किया, लास्ट वैल्यू भी दे दिया, ओके। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से स्टार्टिंग से वैल्यू लेनी है, तो सिंपल पॉप या पोल फंक्शन यूज करो, या पोल फर्स्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे लास्ट की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोल लास्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या वर्क कर रही है, डबल एंडेड क्यू काम कर रही है। क्लियर हुआ इतना मैम सभी? यदि एक क्यू है तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो पॉप अपन कर रहे हैं, तो उसको मतलब फर्स्ट इन जो हुआ है उसी को ना पॉप करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी ना फिर हमें फंक्शन डिफरेंट यूज करना पड़ता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्यू का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, और क्यू के फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्यू इंटरफेस को थोड़ा और थॉरली स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें और क्या गिवन है, जिससे कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अब मतलब देखो, क्यूज के फंक्शंस अलग बनाए, जैसे स्टैक के फंक्शंस पुश एंड पॉप है, तो क्यूज के अलग से बनाए गए होंगे। बनाएंगे नहीं, इसके अंदर मिले हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं वही फंक्शन पे आ रही हूँ अभी, ठीक है। ओके अगर मान लो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे हमें ऐसे ही ना एक और फंक्शन मिलता है, लेट्स सी, इसीलिए मैंने पहले पुश लगा के दिखाया, क्योंकि पुश के अंदर अगर आप समझ जाओगे, ऐड का फंक्शनलिटी समझ में आ गया कि लास्ट में ही डाल रहा है वैल्यू को, और पुश क्या करता है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको मतलब ऐड करता जाएगा और पहले वाली वैल्यू को शिफ्ट करता जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लो मुझे यहाँ पे इसके अंदर एक और फंक्शन मिलता है विच इज नोन एज ऑफर फंक्शन। ऑफर फंक्शन क्या करता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू द क्यू, ठीक है। तो जो स्पेसिफिकली क्यू के साथ में भी वर्क करता है। तो इसको अगर मैंने ऑफर फंक्शन फर्स्ट में लगाया, तो इसका क्या डिफरेंस आएगा, 45 पहले आया, एक बार चेक करते हैं हमने जो वैल्यू ऐड किया था, सी पहले मैंने 45 दिया, फिर 34 दिया, तो 45 और 34 दोनों अपने अपने प्रॉपर प्लेसेस पे आए। मतलब अगर मैं स्टैक वाला फंक्शन क्यू पे लगाती हूँ, तो वो क्यू को भी स्टैक की तरह ही काम करवाएगा, राइट। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं ना, इसको हम फाइंड प्लेस कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको पुश वैल्यू को चेंज करना है। 1 सेकेंड, इसके अंदर जा नहीं रहा, चलिए कोई नहीं। तो आप यहाँ पे इसको चेंज करके ऑफर में ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, इसको ऑफर फंक्शन लगा दोगे, तो ऑफर क्या करेगा, इसको क्यू की तरह ही ऐड कराएगा। मतलब जो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फंक्शन है, वो इस पे वर्क करेगा। तो इसके ऊपर अगर आपको क्यू की फंक्शनलिटी चाहिए, तो इन दैट केस यू विल यूज दिस फंक्शन। और अगर आपको यहाँ पे इसको पॉप आउट भी क्यू की तरह ही कराना है, तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इनका यूज ना करके, मतलब इनका यूज कर सकते हो इफ यू वांट, बट यू हैव अनदर फंक्शन हियर व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वैल्यूज फ्रॉम द क्यू। तो ऐसे में अगर मान लो मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहती हूँ, ठीक है, वैल्यू को, तो मैंने यहाँ पर अगर क्या लिखती हूँ, list1 डॉट रिमूव। तो देखो रिमूव के काफी सारे वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है।
तो रिमूव क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करेगा, रिमूव फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करेगा, रिमूव लास्ट वैल्यू को रिमूव करेगा, रिमूव में अगर कोई वैल्यू दोगे तो उसको रिमूव करेगा, रिमूव ऑल कलेक्शन की वैल्यू को रिमूव करेगा, रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस वैल्यू को सर्च करेगा और उसकी फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करेगा। ठीक है, रिमूव इफ में वही लैम्डा वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका, और लास्ट ऑकरेंस लास्ट वैल्यू को लेगा। तो ये आपको रिमूव के वेरिएशन दे देते हैं। तो अगर आप सिंपल रिमूव लगाते हो एंड आफ्टर दैट अगर मान लो मैं अपनी लिस्ट को एक बार प्रिंट करके भी देखती हूँ,